दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 18 मई 1974 सुबह के 8:05। राजस्थान के थार मरुस्थल में जमीन के नीचे 107 मीटर की गहराई में एक धमाका हुआ। इतना शक्तिशाली कि धरती हिल गई, रेत उड़ गई और दूर दूर तक सन्नाटा छा गया। उस धमाके के साथ भारत ने दुनिया को एक संदेश दिया था, एक ऐसा संदेश जिसे दुनिया आज भी याद करती है। लेकिन यह धमाका एक दिन में नहीं हुआ था। इसके पीछे थी 30 साल की मेहनत, सैकड़ों वैज्ञानिकों का बलिदान और एक देश का अटूट संकल्प। ये है उस सफर की कहानी। 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन ये आजादी खाली हाथ मिली थी। न उद्योग, न तकनीक, न पैसा। अंग्रेज एक खोखला देश छोड़ गए थे। दुनिया के बड़े देश हम पर हंसते थे। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन सब परमाणु शक्तियां बन चुकी थीं, और हम अभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन इस निराशा के बीच एक आदमी था जिसने सपना देखा, एक बड़ा सपना। उनका नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में जन्मे भाभा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े थे। वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ परमाणु वैज्ञानिकों में से एक थे। यूरोप में उनकी तूती बोलती थी। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो वो यूरोप की चमक दमक छोड़कर वापस भारत आ गए। 1944 की बात है, यानी भारत की आजादी से भी 3 साल पहले। भाभा ने JRD टाटा को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा, भारत को एक विश्व स्तरीय वैज्ञानिक संस्था की जरूरत है, जहां बेहतरीन दिमाग काम करें, जहां भारत का परमाणु भविष्य तैयार हो। टाटा ने उनकी बात मानी और 1945 में बना टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR, मुंबई में समुद्र के किनारे। ये भारत की पहली आधुनिक वैज्ञानिक संस्था थी। यहाँ भाभा ने देश के सबसे होनहार युवाओं को इकट्ठा किया, उन्हें पढ़ाया, तैयार किया और कहा, हम एक दिन दुनिया को दिखाएंगे कि भारत के वैज्ञानिक किसी से कम नहीं। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही संस्था आगे चलकर भारत की परमाणु क्रांति की नींव बनेगी। आजादी के ठीक 1 साल बाद 1948 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाभा का सपना सच करने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया। भारत का एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास हुआ और बना एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। इसके पहले अध्यक्ष बने स्वयं डॉक्टर होमी भाभा। नेहरू जी परमाणु ऊर्जा की ताकत को समझते थे। वो कहते थे, परमाणु ऊर्जा आने वाले कल की ऊर्जा है। जो देश इसे समझेगा वो दुनिया पर राज करेगा। भाभा और नेहरू दोनों ने मिलकर एक सपना बुना, एक ऐसा भारत जो परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो, जो दुनिया में अपनी ताकत से खड़ा हो। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। न पैसा था, न तकनीक, न उपकरण। सब कुछ खुद बनाना था, खुद सीखना था, और यही उन्होंने किया। 1954 में एक और बड़ा कदम उठाया गया। सरकार ने बनाया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी DAE, और मुंबई के पास ट्रॉम्बे में एक विशाल परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। इसका नाम रखा गया एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, AEET। बाद में इसका नाम बदलकर बार्क, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर किया गया, भाभा की याद में। ये जगह बनी भारत के परमाणु कार्यक्रम का दिल। यहाँ रिएक्टर डिजाइन होते थे, यहाँ यूरेनियम और प्लूटोनियम पर प्रयोग होते थे। यहाँ भारत के भविष्य के परमाणु हथियार की नींव रखी जा रही थी। हालांकि उस वक्त सरकार यही कहती थी, ये सब शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। लेकिन भाभा जानते थे, एक दिन ये ताकत देश को सुरक्षा भी देगी। अब आता है वो ऐतिहासिक पल जिसने भारत को एशिया में अलग पहचान दिलाई। 4 अगस्त 1956
ट्रॉम्बे में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा शुरू हुआ। अप्सरा यानी अप्सरा, जैसे स्वर्ग की परी। नाम भी कितना सुंदर था। ये ब्रिटेन की मदद से बना था। 1 मेगावाट का ये रिएक्टर एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। पूरे एशिया में जापान नहीं, चीन नहीं, पाकिस्तान नहीं, सबसे पहले भारत के पास परमाणु रिएक्टर था। ये भारत के लिए गर्व का क्षण था। प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा, ये भारत के वैज्ञानिकों की जीत है। ये उस देश की जीत है जिसे दुनिया पिछड़ा समझती थी। अप्सरा के बाद भारत का आत्मविश्वास दुगना हो गया। अब हम रुकने वाले नहीं थे। अप्सरा के बाद 1960 में एक और रिएक्टर चालू हुआ, साइरस, कनाडा इंडिया यूटिलिटी सर्विसेज। ये कनाडा की मदद से बना था। 40 मेगावाट का ये रिएक्टर अप्सरा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन साइरस की असली अहमियत कुछ और थी। इस रिएक्टर ने एक खास काम किया। इसने प्लूटोनियम 239 बनाया। अब प्लूटोनियम क्यों जरूरी था? क्योंकि परमाणु बम बनाने के लिए प्लूटोनियम या हाईली एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए। साइरस रिएक्टर ने वो प्लूटोनियम दिया जो आगे चलकर भारत के पहले परमाणु बम में इस्तेमाल हुआ। कनाडा को इसकी खबर नहीं थी। उन्होंने सोचा था ये रिएक्टर सिर्फ बिजली के लिए है। लेकिन भाभा की दूरदर्शिता बहुत आगे तक सोचती थी। लेकिन इन सब के बीच 1962 में एक ऐसा झटका लगा जिसने पूरे भारत को हिला दिया। अक्टूबर 1962, चीन ने भारत पर हमला कर दिया। भारतीय सेना तैयार नहीं थी। हथियार पुराने थे, रसद कम थी, पहाड़ियां कठिन थीं। चीनी सेना तेजी से आगे बढ़ती गई, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सब जगह। और अंत में भारत को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। यह भारत के लिए बड़ा अपमान था। नेहरू टूट गए, देश का मनोबल गिर गया। इस हार ने एक सबक दिया कि सिर्फ शांति की बात करने से दुश्मन नहीं रुकता, ताकत चाहिए, असली ताकत। और यहीं से भारत के परमाणु कार्यक्रम ने एक नई दिशा पकड़ी। भारत अभी 1962 की हार से उभरा भी नहीं था कि अक्टूबर 1964 में एक और खबर आई जिसने दिल्ली को हिला दिया। चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया। ऑपरेशन का नाम था 596। सिंजियांग के लॉपनौर रेगिस्तान में 22 किलोटन का विस्फोट। दुनिया भर में हड़कंप मच गया। एशिया में परमाणु संतुलन बदल गया था। भारत के लिए ये खतरे की घंटी थी। एक ऐसा पड़ोसी जो पहले से युद्ध में हरा चुका था, अब परमाणु बम भी ले आया। संसद में बहस छिड़ी। कई नेताओं ने मांग की भारत को भी परमाणु बम बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री दुविधा में थे। वो शांति प्रिय इंसान थे, लेकिन देश की सुरक्षा भी उनकी जिम्मेदारी थी। आखिरकार उन्होंने डीएई को एक गुप्त संकेत दिया, तैयारी करो, हम देखेंगे। लेकिन इसी दौरान भारत को एक दिल तोड़ने वाला झटका लगा। 24 जनवरी 1966 एक एयर इंडिया की फ्लाइट जिनेवा के पास मॉन्ट ब्लैंक पर्वत से टकरा गई। उस फ्लाइट में थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 56 साल की उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए। पूरा देश शोक में डूब गया। वो इंसान जिसने भारत के परमाणु सपने को जन्म दिया, वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश को दी, वो अचानक चला गया। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि ये दुर्घटना नहीं, षड्यंत्र था, CIA का हाथ था। लेकिन ये कभी साबित नहीं हुआ। जो जरूर साबित हुआ वो ये कि भाभा का सपना उनकी मृत्यु के साथ नहीं मरा। उनके शिष्यों ने उसे जिंदा रखा। भाभा के जाने के बाद उनकी जगह ली डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई ने। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले साराभाई एक अलग ही सोच के इंसान थे। उन्होंने परमाणु कार्यक्रम को अंतरिक्ष कार्यक्रम से जोड़ा। उनका मानना था रॉकेट तकनीक और मिसाइल तकनीक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं तो हम अपने हथियार भी दूर तक पहुंचा सकते हैं। साराभाई ने बार्क को और मजबूत किया, नए वैज्ञानिकों को तैयार किया और प्लूटोनियम के इस्तेमाल पर गहरी रिसर्च जारी रही। लेकिन दुर्भाग्य से 1971 में साराभाई भी चल बसे। मात्र 52 साल की उम्र में भारत ने दो महान वैज्ञानिक खो दिए, फिर भी कारवां रुका नहीं। 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध।
भारतीय सेना ने शानदार जीत हासिल की। बांग्लादेश बना। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। लेकिन इस जीत के बीच एक ऐसी बात हुई जिसने इंदिरा गांधी को अंदर तक हिला दिया। अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा यूएसएस एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर बंगाल की खाड़ी में भेज दिया, भारत को धमकाने के लिए। कहने को तो तटस्थ था, लेकिन इरादा साफ था। इंदिरा जी इसे भूली नहीं। उन्होंने तय कर लिया, जब तक भारत के पास परमाणु ताकत नहीं होगी, दुनिया हमें इसी तरह धमकाती रहेगी। ये बंद होना चाहिए। उन्होंने डीएई को आदेश दिया, परमाणु परीक्षण की तैयारी शुरू करो। और यहां से शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे गुप्त ऑपरेशन। कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, यानी मुस्कुराता हुआ बुद्ध। ऑपरेशन इतना गुप्त था कि सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को इसकी खबर थी। अमेरिका, सीआईए, आरएडब्ल्यू किसी को भनक नहीं थी। राजस्थान के पोखरण में भारतीय सेना के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जमीन के 107 मीटर नीचे एक शाफ्ट खोदा गया। उसमें रखा गया एक प्लूटोनियम बेस्ड फिशन डिवाइस जो साइरस रिएक्टर के प्लूटोनियम से बना था। वैज्ञानिक थे डॉक्टर राजा रमन्ना के नेतृत्व में, साथ थे डॉक्टर पीके अयंगर और उनकी टीम। 18 मई 1974 सुबह 8:05 पर बटन दबाया गया। धरती हिल गई। रेत में एक विशाल गड्ढा बन गया। 8 से 12 किलोटन टीएनटी के बराबर विस्फोट। डॉक्टर राजा रमन्ना ने फोन किया इंदिरा गांधी को और कहा, द बुद्धा इज स्माइलिंग। इंदिरा जी की आंखों में आंसू आ गए। भारत, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के बाद दुनिया का 6वां परमाणु देश बन गया था। भारत ने दुनिया को चौंका दिया था, लेकिन दुनिया ने जवाब दिया, प्रतिबंधों से, दबाव से, धमकियों से। अगले 24 साल भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए सबसे कठिन थे, लेकिन भारत रुका नहीं और 1998 में एक बार फिर पोखरण की जमीन गवाह बनी भारत की सबसे बड़ी परमाणु ताकत का। वो कहानी जानने के लिए देखिए पार्ट 2 ऑपरेशन शक्ति। जय हिंद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और आनी इंटेल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।